जय हिंद। आज आप लोगों को बताएंगे कि फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक है, देखिए ये परिभाषा लगभग प्रतिबिंब के जैसा हो गया। प्रतिबिंब में था किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण। यहाँ पर सिंपल में है मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती कहते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं, यह दर्पण है, यह आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये समांतर है, ये भी समांतर है। आने के लिए तो अनंत किरणें आती है, लेकिन हम किरण आरेख को दर्शाने के लिए सिर्फ 2 किरण का ही प्रयोग करेंगे, सिर्फ 2 किरण का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यह मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण परावर्तन के बाद ये जो है इस बिंदु पर आके मिल जाती है, इस बिंदु पर जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। तो अवतल दर्पण में मिलती है और उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ से समांतर किरण गया, यहाँ से समांतर किरण गया और ये फैलते हुए बाहर निकल जाती है। इसको काल्पनिक रूप से हम इसमें क्या करते हैं, डॉट लाइन से इसको आती हुई बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यह उत्तल दर्पण में, जैसे कि आपको प्रश्न पूछेगा कि वाहन में, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हम जवाब देंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह उत्तल दर्पण में है, यह अवतल दर्पण में। तो साइड मिरर के रूप में वाहनों में या मोटर गाड़ी में या कार में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी में पूछा गया कि 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका जवाब है कि यह जो है, इसका जो दृश्य क्षेत्र होता है, ये फैल कर जा रहा है, ये फैलता हुआ जा रहा है। इसका दृश्य क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है। यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यह वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए यह 3 को कारण बता दीजिएगा तो आपको क्या है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है। देखिए यह वापस जा रहा है, ये समांतर किरण आ रही है ना, टकराने के बाद यह वापस विस्तृत क्षेत्र की ओर जा रहा है। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो है पहला कारण हो गया। दूसरा कारण, यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा कारण हो जाएगा कि यह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, वाहनों, मोटर कारों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर यह किरण आ रही है, टकराने के बाद ये फैलती हुई जाती है और एक बिंदु से बाहर निकलती हुई जाती है। तो इस बिंदु को कहते हैं फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, इस पर मिलती है तो अवतल दर्पण होगा और आती हुई प्रतीत होती है तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, अब हम आपको किरण आरेख के बारे में समझाएंगे कि किस तरह से कोई किरण कहाँ से आती है और कैसे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो समांतर किरण तो समझ गए कि समांतर किरण आती है तब फोकस से जाती है। समांतर किरण आती है तो उत्तल दर्पण में एक बिंदु से आती हुई। मान के चलिए इसका उल्टा, तो अगर फोकस से आती हुई किरण, फोकस से यह आ रही है, तीर का निशान बता रहा है आ रही है, तो परावर्तन के बाद यह जो है मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगा। क्या लौटेगा, मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगा। ठीक है, फोकस से आएगा तो समांतर लौटेगा और समांतर आएगा तो फोकस से लौटेगा। ठीक है, परावर्तन के बाद। अब इसी में हम उत्तल दर्पण में जान लेते हैं, यह उत्तल दर्पण है तो यहाँ फोकस उत्तल दर्पण पे आ रहा है, परावर्तन के बाद यह समांतर हो जाएगा। क्या होगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, यह समांतर हो जाएगा। उत्तल दर्पण पे आएगा तो क्या हो जाएगा, यह समांतर हो जाएगा और ये एक बिंदु से मिला देंगे, डॉट, ये फोकस है। अब जो है वक्रता केंद्र की दिशा में अगर कोई किरण आती है तो परावर्तन के वक्रता केंद्र है, परावर्तन के बाद इसी पथ पर लौट जाती है, आती है और इसी पथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। सेम उसी प्रकार जो है हम किस में देख सकते हैं, उत्तल दर्पण में देख सकते हैं। जिस वक्रता केंद्र पर आती है तो उसी पथ पर लौटती हुई प्रतीत होती है।
अगर अवतल दर्पण में ध्रुव पर कोई किरण आती है तो समान कोण बनाते हुए, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए समान कोण बनाते हुए वह वापस लौट जाती है ना। और उत्तल दर्पण पर आती है तो यहाँ पे भी समान कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इस तरह से उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में क्या किए, किरण आरेख को समझे है। इस किरण आरेख को अच्छे से याद कर लेता है तो इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वह 6 स्टेप में बनता है। यह जो स्टेप है वह दूरी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जब हम दर्पण के सामने खड़ा रहते हैं तो विभिन्न दूरियों पर रहने पर हमारा विभिन्न प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला होगा, जैसे कि हम अनंत पर प्रतिबिंब है, अनंत पर वस्तु है, तो अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एक वो हो गया। उसके बाद अनंत और इसके बीच में तो दूसर का बनेगा प्रतिबिंब। फिर ये वक्रता केंद्र पर होगा तो तीसर का, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तो कुछ और प्रतिबिंब बनेगा तो चौथा हो गया। फोकस पे रखेंगे वस्तु को तो कोई और प्रतिबिंब बनेगा तो ये 5वां हो गया। फोकस और ये ध्रुव के बीच में रखेंगे तो किसी और तरह का प्रतिबिंब बनेगा, ये 6ठा हो गया। तो इस तरीके से 6 स्टेप में प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। और बारी बारी से इसको हम सीखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर रखने से किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे, एक एक करके हम समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।